नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस। सड़क दुर्घटना में 4 युवकों की दर्दनाक मौत व एक की हालत गंभीर। सीबीएनयू में आयोजित सावन महोत्सव में विद्यार्थियों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति। पौधे लगाना भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण निर्माण करने का है माध्यम, कहा डॉक्टर अशोक गिरी। एस्टेट परीक्षा हुई शांतिपूर्ण संपन्न, अगस्त के तीसरे सप्ताह में होगा परिणाम घोषित। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के गांव अमीरवार व बुडेड़ा के बीच एक कार बेकाबू होकर सड़क से उतरकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार 5 युवकों में से 4 की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। सभी युवक भिवानी के गांव बुडेड़ा के रहने वाले थे, जिनमें 2 सगे भाई थे। गांव बुडेड़ा के निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि करमवीर, कोमल और अंकित उसके चचेरे भाई थे। ये गुरुवार रात करीबन 8:30 बजे कार में सवार होकर लिगावा से अपने गांव बुडेड़ा आ रहे थे। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। गांव अमीरवार व बुढेड़ा के बीच एक कार बेकाबू होकर सड़क से उतरकर पलट गई और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मृतकों की पहचान 24 वर्षीय राजेश, 25 वर्षीय करमवीर, 23 वर्षीय कोमल व 26 वर्षीय राकेश के रूप में हुई है। ये सभी भिवानी के गांव बुढेड़ा के रहने वाले थे। इनमें करमवीर और कोमल दोनों सगे भाई थे। वहीं घायल अंकित भी इसी गांव का रहने वाला है। ये सभी घर लौट रहे थे। इस मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी एसआई अशोक कुमार ने बताया कि कार पलटने की सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने कहा कि 5 युवक थे जो टाटा हैरियर गाड़ी से गांव भुंगला से गांव बुढेड़ा आ रहे थे और अमीरवास गांव में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से कार पलट गई, जिसके कारण 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक को हिसार में रेफर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि घायल युवक ने बताया कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से ये हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि गाड़ी पहले पानी के टैंकर से टकराकर पेड़ से टकराई और पलट गई। बुढेड़ा के 5 युवक थे जो टाटा हैरियर गाड़ी थी HR12 AJ 4166, इसमें गांव भोंगला ये गए हुए थे। भोंगला से वापस अपने गांव बुढेड़ा जा रहे थे, तो अमीरवास गांव के पास में इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी बेकाबू होकर के पलट गई, जिसकी वजह से 4 युवक जो थे उनकी मौके पे ही मौत हो गई और एक घायल है जो हिसार में जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने जो एक बचा हुआ इंजर्ड है, उसने ये बताया कि अचानक से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा है, तो इसमें कोई ऐसा रीजन सामने नहीं आया। उसने ये बताया गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से चलते चलते और गाड़ी पहले एक पानी का टैंक को सड़क के साथ में था, उसमें टकराई है, उसके बाद एक पेड़ से टकरा करके पलट गई गाड़ी। पहला है राकेश सन ऑफ राम गोपाल, इसकी उम्र 26 वर्ष है। दूसरा है कोमल सन ऑफ कुलदीप, इसकी उम्र 23 वर्ष है। तीसरा है करमवीर जो कोमल का भाई है, दोनों सगे भाई हैं ये, इसकी उम्र 29 वर्ष है। और चौथा जो मृतक है इसका नाम राजेश सन ऑफ सूरजभान, इसकी उम्र 24 वर्ष है। अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई हमारे, अभी कोई नशे वगैरह की, लेकिन अभी तक यही बात आया। बाकी आगे जांच का विषय है, जैसी बात सामने आएगी उसके हिसाब से। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में सावन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा कला परिषद के क्षेत्रीय निदेशक गजेंद्र फोगाट एवं विशिष्ट अतिथि विधायक घनश्याम सराफ की पत्नी प्रेमलता सराफ पहुंची। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि शिक्षा और सावन दोनों ही समानार्थी हैं। सावन की फव्वारें बंजर धरती को हरा भरा कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार शिक्षा भी जीवन से अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर प्रकाश में बनाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का व्यवहारिक एवं कल्याणकारी होना अति आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने सावन महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा जीवन से अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर प्रकाश में बनाती है। शिक्षा का व्यवहारिक एवं कल्याणकारी होना आवश्यक है। भगवान शिव बुराइयों का संहार करते हैं और वे सब का कल्याण करता है। सभी शिक्षा से पूर्ण शिक्षित एवं संस्कारित हों
अपने लक्ष्य एवं सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ें। क्षेत्रीय निदेशक हरियाणा कला परिषद गजेंद्र फोगाट ने अनेक लोकगीतों की रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कुल सचिव डॉक्टर भावना शर्मा ने कहा कि सावन का त्योहार हमें प्रकृति के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव रखने का संदेश देता है। यह हर्षोल्लास का पर्व है। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर एवं सावन महोत्सव कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुरेश मलिक ने सभी का धन्यवाद किया और सावन महोत्सव पर विस्तृत जानकारी दी। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन वास्तविकता में आज से हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है और आज दीक्षा आरंभ शुरू हुआ है। दीक्षा आरंभ सावन उत्सव के साथ कोइंसाइड कर रहा है। दोनों का एक ही पर्पस है। धरती जब गर्मी में सूख जाती है तो सावन की बौछार उसको फिर से हरा भरा कर देती है। उसी तरह शिक्षा भी किसी के जीवन में जो सूखापन है, संस्कार से सूखापन है, वो सब हर कर उसके जीवन को भी हरा भरा कर देती है। ऐसे ही सोचते हुए शिक्षा आरंभ कार्यक्रम, दीक्षा आरंभ कार्यक्रम आज सावन उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे जो छात्र, नए छात्राएं इस यूनिवर्सिटी में आई हैं, वो शिक्षा लें, संस्कारित हों, सही रूप से धनोपार्जन के लिए सक्षम हों और एक सुंदर संस्कारित समाज का निर्माण करें, सशक्त भारत का निर्माण करें और इस भारत को 2047 तक विकसित बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करें। नई शिक्षा पद्धति 2020 के तहत सारे पाठ्यक्रम अब पूरी तरह एनईपी के थ्रू दिए जा रहे हैं। एनईपी की विशेषता है कि ये 3 चीजों पर आधारित है: एजुकेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन थ्रू लाइफ एंड एक्शन थ्रू आउट लाइफ। यानी जिंदगी के लिए हम शिक्षित हो, अपने जिंदगी के वाहन के लिए हम तैयार हो। शिक्षा ऐसी हो जो व्यवहारिक हो, जीवन के लिए हम जीने के योग्य बने और सह जिंदगी हम शिक्षा लेते रहें। ये 3 स्तंभ जो है वो नई शिक्षा नीति के विशेष स्तंभ है। इसके अतिरिक्त शिक्षा ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें विद्यार्थी कभी भी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकता है। अगर वो ग्रेजुएशन कोर्स को 1 साल करता है तो उसका 1 साल व्यर्थ नहीं जाएगा, उसे एक सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। वो फिर से वापस आकर 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद अपनी पढ़ाई दोबारा रिज्यूम कर सकता है। सेकेंड ईयर में डिप्लोमा मिलता है, थर्ड ईयर में उसे डिग्री प्रदान होती है और चौथे साल में वो ऑनर्स और रिसर्च की डिग्री ले सकता है। इसी तरह ऐसे बच्चों के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं वो केवल 1 साल के होंगे। जो लोग 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में आते हैं उनको पहले साल डिप्लोमा वो भी एग्जिट कर सकते हैं, दोबारा आकर उस डिग्री को पूरा भी कर सकते हैं। आपको ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि यद्यपि हमारे पास संसाधनों की कमी से हम अपना हॉस्टल अभी शुरू नहीं कर पाए हैं। प्रधानमंत्री जो योजना है सेंटर की, पीएम उषा स्कीम, उसके तहत हमें 12.5 करोड़ रुपए का अनुदान शीघ्र ही मिलने जा रहा है और हम अपना हॉस्टल तैयार करने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हमने बच्चियों के लिए छात्रावास की सुविधा दे दी है। हम लगभग 100 बच्चियों को हॉस्टल में रखने के लिए सक्षम हो गए हैं। तो छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि वो इस विश्वविद्यालय से जुड़े और इस सुविधा का भी फायदा उठाएं। भिवानी छोटी काशी है, पवित्र धरती है और भिवानी के लोग हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं। ये चौधरी बंसीलाल जी की धरती, इसे नमन करते हैं जिन्होंने हरियाणा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भिवानी को प्रणाम करते हुए, यहाँ के लोगों को प्रणाम करते हुए, जो भी हमसे बन पड़ेगा माँ सरस्वती जिस तरह से आदेश करेगी हम उस तरह से वो है कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।
हरियाणा कला परिषद और उसके सारे कलाकार यहाँ पे कार्यक्रम करने लगे हुए हैं और बहुत तेज बारिश के बीच में भी हमारा कार्यक्रम किसी रुका नहीं है। अनवरत जारी रहना ही एक संदेश है पूरी दुनिया में और संस्कृति और सभ्यता का, कि हम रुके ना, हम झुके ना, हम चलते रहें। देखिए, ये बीच बीच के पड़ाव हैं, ये चलता रहता है। सांस्कृतिक प्रदूषण में अगर हल्का फुल्का धुआं ज्यादा आ जाए तो उसे ये नहीं माना जा सकता कि संस्कृति की यात्रा जो है रुक गई है। संस्कृति की यात्रा अनवरत है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए। आपने जो पूछा है उसके परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहूंगा कि 13वीं शताब्दी 1335 के आसपास भक्ति काल शुरू हुआ और 1600 कुछ तक चला, यानी कि 325 साल तक भक्ति काल चला। यानी कि जिस संगीत में परमात्मा की आराधना होगी, जो संगीत परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम होगा, वो संगीत सबसे ज्यादा लंबा चलेगा। इसके अलावा जितने भी संगीत हैं जो अपने काम के लिए, अपने धंधे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए होते हैं, वो संगीत ज्यादा लंबा नहीं चलता। किस कल्चर में? ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक बाढ़ आती है ना, और बाढ़ में अच्छे पानी के साथ गंदा पानी बह के आ जाता है, तो सांस्कृतिक बाढ़ है। और वो आई है सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया में जब आपके हाथ में एंटरटेनमेंट आ गया, तो उस टाइम पे आदमी के लिए बहुत आसान हो गया खुद को प्रेजेंट करना। यानी कि आज हमारे हाथ में मोबाइल है, उसके अंदर कैमरा है, हम लाइव आ सकते हैं सीधे। तो यहाँ पे जिन लोगों को महत्व पता है इस बात का कि संस्कृति को सदुपयोगित करना चाहिए, वो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अच्छा संगीत इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता है, जो अबोध है, मूर्ख है, वो लोग उसको गलत रास्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ ये एनर्जी ऐसी है मित्र, जैसे एक यूरेनियम से बिजली भी बनती है और बम भी बनता है। तो अच्छे लोग उसकी बिजली बना लेते हैं, बुरे लोग उसका बम बना लेते हैं। शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट एवं जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर श्रीमान डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर 51 त्रिवेणियां लगाई। इससे पूर्व विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर भी 37 त्रिवेणियां लगाई गई थी। वहीं 151 पौधे बड़ पीपल और नीम के भी लगाए गए हैं। श्रीमान डॉक्टर अशोक गिरी ने बताया कि बड़ पीपल और नीम के वृक्षों का विशेष महत्व होता है। उन्होंने बताया कि संत महात्माओं और ऋषि मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए त्रिवेणियों का रोपण किया जा रहा है। यह पहल एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का निर्माण करने का माध्यम है। बाबा जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने सेवकों के साथ मिलकर हालवास चौक से देवसर मोड़ तक 51 त्रिवेणियों को रोपित किया। उन्होंने स्वयं गड्ढे खोदकर वृक्ष लगाए और सभी लोगों से एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण करने की अपील की। उन्होंने बताया कि वे श्री 1008 बाबा शंकर गिरी महाराज के स्मृति दिवस तक 1001 त्रिवेणियां लगाने का संकल्प ले चुके हैं, जिसकी देखरेख 1001 परिवारों के द्वारा की जाएगी। श्री महंत ने बताया कि बड़ पीपल और नीम के वृक्ष न केवल अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, बल्कि वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं। नीम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पीपल श्वसन संबंधी समस्याओं को दूर करता है, जबकि बरगद मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये वृक्ष अत्यंत पूजनीय हैं और हिंदू संस्कृति में इनका विशेष स्थान है। उन्होंने बताया कि यह पहल न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का निर्माण करने का माध्यम है। वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत हम जो नेशनल हाईवे है 700 स्टेट हाईवे बोल दीजिए, बाईपास बोलते भिवानी का, इस पे त्रिवेणी पेड़ लगा रहे हैं, जिसमें त्रिपल्लो, नीम, पीपल, बड़, और ये ताकि इनसे आने वाले समय में पर्यावरण स्वच्छ रहे और साफ रहे। और एक सभी से अपील है कि आप भी आएँ और पेड़ लगाएं। व्यवस्था देखिए कि प्राकृतिक का जो इतना अतिवृष्टि और अनावृष्टि हो रही है, इसका कारण कहीं ना हम ही हैं, कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हम पेड़ का अंदर धुंध कटाई कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थों के लिए। अगर बचना है, भविष्य अगर उत्तम चाहिए, उज्जवल भविष्य चाहिए, आप चाहते हैं, आप अनेक सपने देखते हैं अपने बच्चों के लिए कि हम डॉक्टर बनाए, हम इंजीनियर बनाए, पर क्या करेंगे बन के अगर उनके पास स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा? तो अगर धरती बचाएंगे, उस बचाने के लिए आपको पेड़ बहुत जरूरी है। आओ धरती बचाएं और पेड़ लगाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा के आंसर की परीक्षा के तीसरे व अंतिम चरण की समाप्ति के 5 मिनट बाद ही बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई। परीक्षाओं के तीनों चरण में कोई भी अनियमितता नहीं मिलने के बाद बोर्ड अधिकारियों ने मिठाइयां बांटकर एस्टेट 2024 की परीक्षा की खुशी मनाई। इस बारे में बोर्ड चेयरमैन व सचिव ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि इन परीक्षाओं का परिणाम अगस्त के तीसरे सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक एस्टेट के परीक्षार्थी अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव मुनीश नागपाल ने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा में अब की बार भावी अध्यापकों ने काफी रुचि दिखाई। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई को आयोजित हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा पीजीटी लेवल 3 में 1,20,934 परीक्षार्थियों में से 1,05,59 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी।
जिनकी उपस्थिति 83% रही। इसी प्रकार से 31 जुलाई को आयोजित हुई टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा में भी 83% हाजिरी रही, जिसमें 2,15,18 परीक्षार्थियों में से 1,67,000 के लगभग परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं अंतिम चरण की पीआरटी लेवल 1 की परीक्षा में 82,917 परीक्षार्थियों में से 66,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिनकी हाजिरी 80% के लगभग रही। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से 3 अगस्त तक एस्टेट के परीक्षार्थी अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। प्रति प्रश्न 1,000 रुपये बोर्ड ने फीस निर्धारित की है। यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो न केवल परीक्षार्थियों का उस प्रश्न का 1 अंक मिलेगा, बल्कि 1,000 रुपये की फीस भी वापस लौटाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के दौरान कुछ स्थानों पर बायोमेट्रिक को लेकर जो परेशानी आई थी, उनको परीक्षा संचालक एजेंसी की मदद से तुरंत निपटान किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि परीक्षाओं का संचालन गृह जिलों में करवाया गया था। जिन परीक्षार्थियों ने अन्य जिलों में परीक्षा की मांग की थी, उन्हें मांग के अनुसार परीक्षा केंद्र दिए गए थे। परीक्षाओं के सफल संचालन के बाद सेक्रेटरी ने लड्डू बांटकर परीक्षा संचालन से जुड़े कर्मचारियों व अधिकारियों का धन्यवाद किया। थोड़ा मौसम को देखते हुए और इसके साथ साथ जिस प्रकार से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहीं कुछ इस प्रकार की छोटी मोटी कमियां रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन सब को मेकअप कर लिया गया है, क्योंकि हमारी टर्म एंड कंडीशंस ये रही हैं कि परीक्षार्थियों की जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है वह न केवल इस परीक्षा से संबंधित है, जब वो आगे सर्विस में कहीं अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी हम इस डाटा को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से शेयर करते हैं, जहाँ यह पता लगाया जाता है कि यहाँ जो अप्लाई करने वाला अभ्यर्थी है, क्या यह वही अभ्यर्थी है जो एस्टेट परीक्षा में अपीयर हुआ था। तो इसलिए इसके लिए हमारा जो एक सिस्टम है वो बहुत ही फुल प्रूफ है और उसमें किसी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं रही है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये सुविधापूर्ण भी और दुविधापूर्ण भी कहूँगा मैं इस प्रश्न को, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जैसे आप खुद मान रहे हैं कि आप खुद ही मान रहे हैं कि सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, तो इसके अंक देने का जो काम है वो मैं आप सभी पर छोड़ना चाहूँगा और सबसे बड़ी बात मैं परीक्षार्थियों पर छोड़ना चाहूँगा, जनता पर छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंक तो आप ही देंगे जिसका सफलतापूर्वक आयोजन की आपने बात कह दी। तो आप 100 में से 100 अंक देते हैं या 100 में से 101 अंक देते हैं, तो ये आप पर निर्भर करता है। सफलता जब आप मैं कहना चाहूँगा कि जो 1352 केंद्रों पर जो परीक्षा आयोजित की गई, कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स नहीं हुआ, कोई संदिग्ध गतिविधियां नहीं है, कोई यूएमसी नहीं है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं है और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, तो मैं मानता हूं कि नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। ये जब कोई सुनना नहीं है तो सब ठीक है, सब अच्छा है। और आज आप देख रहे हैं, आज तो जो माहौल भी अच्छा है, मिजाज भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा है। छोटी मोटी क्वेरीज आई हैं, क्योंकि मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ 1969 यानी 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी और जब 57-58 साल का इतना लंबा कार्यकाल जब कहीं एक अनुभव का होता है तो वहाँ अनुभव ही मायने रखता है। मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सभी कर्मचारी अधिकारियों को भी ये बात पहले दिन बता रहा था कि कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। तो कॉन्फिडेंस से लबालब हैं हमारे कर्मचारी और अधिकारी और इसी वजह से इन्होंने न केवल व्हाट्सएप नंबर बल्कि 4 कॉन्टैक्ट नंबर भी साथ में ग्रीवेंसेस सुनने के लिए दिए थे, जिसमें परीक्षार्थियों की छोटी मोटी इस प्रकार की ग्रीवेंसेस थी। किसी परीक्षार्थी को मान लीजिए सेंटर को ढूंढने में कोई दिक्कत आई है तो फटाक से उनका फ़ोन आया है और तुरंत उनका वह निवारण किया गया है। और अब चलते चलते भारतीय परंपरा में 11 की संख्या शुभ मानी जाती है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को शगुन काल भी कह सकते हैं। 11 साल का वक्त कम नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री की सूची में मोदी पहुंच चुके हैं। अगर जनता ने नरेंद्र मोदी पर लगातार भरोसा जताया तो इसकी वजह उनकी कार्यशैली है। वर्ष 2014 की उनकी जीत में लोगों की उम्मीदें थी। लोगों की उम्मीदें पूरी करने की उन्होंने जो कोशिश की, 2019 में उसे जनता का भरपूर साथ मिला। इस कड़ी में देखें तो 2024 में भाजपा का बहुमत से दूर रहना खटकता है, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में आकांक्षाओं का उद्यम होना स्वाभाविक है और सारी आकांक्षाएं पूरी कर पाना भी संभव नहीं है। हो सकता है इसका असर नतीजों पर दिखा। मोदी सरकार के कार्यकाल में सबसे बड़ा जो बदलाव दिखता है वह यह कि देश में कोई बड़ा भ्रष्टाचार नहीं दिखा। ऐसा नहीं है कि सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, पर मोदी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा रहा। सरकारी तंत्र के कामकाज का अपना तरीका रहा, पर मोदी के नेतृत्व में कामकाज का तरीका बदला है।
अब वह ज्यादा अनुशासित और लक्ष्यों को वक्त पर पूरा करने को लेकर ज्यादा प्रतिबद्ध है। लेकिन नौकरशाही पर ज्यादा भरोसा बढ़ने की वजह से तटस्थ लोगों की नजर में ब्यूरोक्रेसी कई मामलों में बेलगाम भी हुई है। जब मोदी सरकार अपनी 11वीं सालगिरह मनाने जा रही है, तब आई विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान देश में गरीबों की संख्या 27.1% से घटकर 5.3% रह गई है। इसके पीछे 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न योजना के साथ उज्ज्वला मुद्रा आदि की कामयाबी रही। इस दौरान देश ने मेडिकल कॉलेजेस के मोर्चा पर बड़ी सफलता हासिल की। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, इसका श्रेय भी मोदी सरकार को ही जाता है। मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति बनी और उसे लागू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर उसका ही प्रतीक है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में देश इन उपलब्धियों को हासिल करने में सफल रहेगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सड़क दुर्घटना में 4 युवकों की दर्दनाक मौत व एक की हालत गंभीर। सीबीएनयू में आयोजित सावन महोत्सव में विद्यार्थियों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति। पौधे लगाना भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण निर्माण करने का है माध्यम, कहा डॉक्टर अशोक गिरी। एस्टेट परीक्षा हुई शांतिपूर्ण संपन्न, अगस्त के तीसरे सप्ताह में होगा परिणाम घोषित। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।